जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ्स की क्लासेस का प्रैक्टिस सेट 7 सोल्व करेंगे। ये 6 सेट हम सोल्व कर चुके हैं, आज हमारा 7th सेट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 8, 12, 18 एंड 45 सेकंड। देखो 5 बेल है, मतलब जैसे घंटी बजती है, जैसे एक टाइम पे सारी घंटियां साथ में बजी होगी, किसी टाइम पे एक साथ बहुत सारी बेल है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बेल है एक साथ बजी होगी इस जगह पे। अब क्या होता है, एक बेल जो है, पहली बेल जो है 6 सेकंड बाद बजती है। कितनी देर बाद? 6 सेकंड बाद बजती है। फिर उसके बाद 8 सेकंड हो जाते हैं, फिर दूसरी बेल बजती है। फिर उसके बाद 12 सेकंड हो जाते हैं, तीसरी बेल बजती है। फिर 18 सेकंड बाद चौथी बेल बजती है। फिर 45 सेकंड बाद फिर बजती है। फिर इनका जो इंटरवल है, देखो ये हर 6 के बाद बजेगी। देखो 6 हो गया, फिर 6 होगा, फिर बजेगी। देखो ये तो 12 पे बज ही रही है, मतलब इसकी जब 2 बार बज जाएगी, मतलब बेल जो फर्स्ट बेल जो है जब 2 बार बजेगी, इतने में तीसरी वाली बेल 1 बार बजेगी। इसी तरीके से हर 6 सेकंड में क्या करेगी, ये बजेगी। ये वाली जो है हर 8 सेकंड में बजेगी, जो भी होगा इसका। फिर ये हर 12 सेकंड में बजेगी। ऐसे ये हर 18 में बजेगी। ऐसे ही 45 में बजेगी। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा कि सारी बेल वापस से एक साथ बजे? मतलब ऐसा कोई ना कोई तो टाइम होगा कि इन सब का एक कॉमन टाइम आ जाएगा, मतलब ये 6 करते करते ऐसा कहीं आ जाएगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वापस क्या होगा, 6 के 6 बेल, मतलब 5 बेल क्या है, एक साथ बजेगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा, कैसे पता चलेगा? तो ऐसा कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो सबकी टेबल में आता हो। एलसीएम मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो सबकी टेबल में आता हो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उस नंबर पे सारी बेल वापस साथ में बजेगी, क्योंकि सबकी टेबल में आता है वो नंबर। मतलब ये भी घूम फिर के वहीं जाएगा, वो भी घूम फिर के वहीं जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के बाद उसी जगह पे बेल बजेगी। तो कभी पहली बेल 9 पे बजी थी, ये हमें पता है 9 AM पे बजी थी। अब इन सबका एलसीएम क्या होगा, 6, 8, 12, 18, 45। तो एलसीएम निकालने का तरीका, वैसे तो आप डायरेक्ट पूरा ऐसे लिख के निकालो, या फिर सबसे बड़ा नंबर जो है इसकी टेबल बोलना स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। देखो 45 2 जार 90 होता है। 45 2 जार कितना होता है, 90। तो 45 का 4 में करोगे तो 180। 45 का 6 गुना करोगे तो देखो इसका डबल डबल करते जाना है। यहाँ से इसका 4 गुना करोगे आप तो 180। फिर 2 बार और करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 270। फिर 8 बार करोगे तो आ जाएगा 360। मतलब 45 का 8 गुना 360 आ रहा है। मतलब 360 जो है, इससे हमें पता चल गया कि 360 सेकंड जो है ये इसकी टेबल में भी आता है, इसकी में भी आता है, इसकी में भी आता है, इसकी में भी। मतलब मैंने जो ये देखा है, यहाँ पे आपको देखते चलना है कि सबकी टेबल में आ रहा है ये नंबर या नहीं आ रहा है। 90 तो नहीं आ रहा था ना, इसकी टेबल में आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें आ रहा था। चलो ठीक है। फिर 180 का देखते हैं। 180 किसकी टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर 270 देखते हैं। 270 किसकी टेबल में नहीं आ रहा है, देखो 8 की टेबल में नहीं आ रहा है। फिर 360 आया, तो 360 किसकी टेबल में आ रहा है, इसकी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें। तो सब में देख लिया हमने कि 360 जो है सबकी टेबल में आ रहा है, मतलब 360 आपका एलसीएम हो गया। मतलब 360 सेकंड बाद सारी बेल एक साथ वापस से बजेगी। 360 सेकंड मतलब कितने मिनट, 360 सेकंड मतलब सेकंड में दिया है, मिनट में निकालना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, मतलब 6 मिनट। 6 मिनट बाद सारी बेल क्या करेगी, एक साथ वापस से रिंग करेगी। तो 6 मिनट बाद साथ में वापस रिंग करेगी। ठीक है, तो अगर ऐसे एलसीएम नहीं समझ आता है तो हमारा तरीका है, कौन सा तरीका है, सारे नंबर को साथ में लिखना है। 6, 8, 12, 18 और 45 सबको हम साथ में लिखेंगे। यहाँ से निकाल लो साथ में किसकी टेबल में आ रहा है। पहले 2 की, देखो 2 की टेबल देख लेते। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18। 45 नहीं आता तो ऐसे कैसा लिख दो। फिर 2 से देख लेते, 3 नहीं आता। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता। फिर 2 की टेबल से देखते, 3 आता है। 2 1 जार 2, 3 9 45। फिर 3 की टेबल से देखो तो 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 3 जार 9 हो जाएगा और 15 टाइम हो जाएगा। फिर 3 की टेबल्स देखोगे, इस तरीके से सबका मल्टीप्लाई कर लेना है तो एलसीएम निकल जाएगा। वहां पे भी 360 ही आएगा। देखो प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ 20 पेंसिल इज, देखो 20 पेंसिल जो है आपकी कितने रुपए में मिल रही है, 400 रुपए में मिल रही है। एंड प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ 17 इरेजर इज 119। और 17 इरेजर जो है वो आपको कितने में मिल रहे हैं, 119 रुपीज में मिल रहे हैं।
ठीक है। 20 पेंसिल 400 रुपए में है, 17 इरेजर 119 रुपए में। तो बताओ अगर सिद्धांत एक पेंसिल और एक इरेजर खरीदता है तो उसको कितने रुपए पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक पेंसिल की प्राइस निकाल लो। 20 पेंसिल अगर 400 रुपए की है तो एक पेंसिल कितने रुपए की होगी, यहाँ पे 20 रुपए की होगी। एक पेंसिल कितने की होगी, 20 रुपीज की होगी। 17 इरेजर अगर 119 रुपए के है तो एक इरेजर कितने रुपए का होगा। इसको डिवाइड कर लो 17 से 119 को 7 बार, मतलब एक पेंसिल 20 रुपए की, एक इरेजर 7 रुपए का, दोनों मिला के उसको कितने रुपए देना पड़ेगा, 27 रुपए देना पड़ेगा। 27 ही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखो, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 25 एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सिमिलर ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि दो ट्राइंगल जो है आपके बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। सिमिलर मतलब जैसे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बस बड़े छोटे रहते हैं। हो सकता है सेम भी हो, बिल्कुल अगर बराबर ही है कि अगर मैंने बोला ये साइड अगर 5 है ये भी 5 ही है, ये 6 है तो ये भी 6, ये 7 है तो ये भी 7 ही, तो उसको हम कॉन्करेंट ट्रायंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमने ऐसा बोला कि जो ये ट्रायंगल है सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि दिखेंगे एक जैसे ही लेकिन साइज में अंतर रहेगा, मतलब इनकी साइड का रेशो सेम रहेगा। रेशो कैसे सेम रहेगा, जैसे हो सकता है कि इधर वाला 10 हो, ये 12 हो, ये 14 हो। मतलब देखो रेशो देखोगे आप साइड का PQR, अगर आप साइड AB को कंपेयर करते हो PQ से तो 5 का डबल है 10, 6 का डबल है 12, 7 का डबल है 14, मतलब इनका रेशो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जैसे ऐसे लिखोगे ना, साइड 5/10 इक्वल 6/12 इक्वल 7/14। तो देखो 7 1 7, 7 2 14, 6 1 6, 6 2 12, 5 1 5, 5 2 10। तो रेशो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसे ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, जिनके साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। और कभी आपको ऐसा दे दे कि एरिया है दो ट्रायंगल का जो कि सिमिलर है, वो गिवन है, एक साइड गिवन है तो दूसरी साइड निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो दोनों साइड का स्क्वायर है, मतलब साइड का जो स्क्वायर है, जैसे आपने मान लिया एक साइड A होगी दूसरी साइड B होगी, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो आपके एरिया के रेशो के बराबर होगा। मतलब पहले ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का एरिया। तो साइड का स्क्वायर इक्वल होता है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। साइड का रेशो देखो, पहला आपको ट्रायंगल दे रखा है, पहला एरिया कितना है 25, दूसरा एरिया कितना है 36, 25/36। पहली साइड कितनी है, इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर, इसकी जगह कितना दिया है आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर। दूसरे ट्राइंगल के मतलब दूसरी साइड आपको निकालना है, करस्पॉन्डिंग साइड बोला है। मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब अगर हम इस ट्राइंगल की इस साइड की बात करें तो दूसरे ट्राइंगल की भी ये वाली साइड। करस्पॉन्डिंग मतलब इसके सामने वाली, इसकी करस्पॉन्डिंग ये होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग ये होगी, मतलब इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। तो अगर ये 3 है तो हमने इसको मान लिया, नहीं पता हमें x है, बस इसको सोल्व कर लेना है। देखो इधर स्क्वायर लगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो इधर का स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6। अभी देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम, x ऊपर पहुंचा दो इधर, या फिर देखो 3 ऊपर इधर आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 3 यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 6 3 कितना होता है, 18 होता है। देखो 1/x क्या बच गया, 5/18। इसको ऊपर कर दो, पूरा उल्टा कर दो, तो x कितना आ जाएगा 18/5। देखो 1/x 5/18, तो x/1 18/5, और अपन का 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18/5, 18/5। तो यहाँ मिस्टेक है, 18/5, ये 18/5 आएगा, ये आपका आंसर आएगा 18/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू, देखो सारे इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। अब पेंटागन क्या होता है, ये देखिए आपके पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीगन मतलब जो कई सारी साइड से लाइन से मिलके बना हुआ जो फिगर रहता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे अगर 4 साइड से मिलके बना है तो उसे आप स्क्वायर रेक्टेंगल कहते हो, 5 साइड है तो पेंटागन कहते हो, 6 साइड है तो हेक्सागन कहते हो, 7 साइड है तो सेप्टागन कहते हो, 8 है तो ऑक्टागन कहते हो। तो इस तरीके से क्या है आपका अलग 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 रहता है। अब ये जो पेंटागन मतलब 5 साइड्स, मतलब आपका ऐसा कोई फिगर होगा जिसमें कितनी साइड है, 5 साइड है। तो आपसे क्या बोला है, इंटीरियर एंगल का सम बताना है इसके। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका n - 2 × 180 डिग्री।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर मतलब इन एंगल को कहते हैं, एक्सटीरियर मतलब ये एंगल, तो इनका सम हमेशा, कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। कोई सा भी हो, चाहे वो पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, ऑक्टागन, कोई सा भी हो, सबका एंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन हम अगर इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो उसका सम क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। हियर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब पेंटागन है तो कितनी साइड होगी, 5 साइड होगी, तो यहाँ पे 5 रख दो, 5 - 2 3, 3 का मल्टीप्लाई करो 180 में तो कितना आएगा, 540। ठीक है, 540 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट को कितने मिले, 52% वोट्स मिले। कितने वोट्स मिले, 52% वोट्स मिले, और 122 वोट से वो जीत गया। 52% वोट मिले और 122 वोट से क्या हो गया, वो जीत गया। तो बताओ कितने वोट्स विनिंग कैंडिडेट को मिले। देखो, एक इलेक्शन होगा उसमें टोटल 100% वोट होंगे। ये इलेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना है। हमने क्लासेस में किया भी है परसेंटेज में, तो यहाँ पे भी ध्यान देना है। देखो, कोई से भी इलेक्शन में 100% टोटल वोट्स होते हैं। जीतने वाले को कितने मिले, विनिंग और लूजर कैंडिडेट, जीतने वाले को मिले 52%। तो बताओ हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से 52 माइनस कर दो, कितने मिले होंगे, 48% मिले होंगे। अब जीतने वाले को कितने वोट ज्यादा मिलते हैं, जितने हारने वाले को मिले उससे कितने ज्यादा मिले, यहाँ पे 48 से 52 कितना ज्यादा है, 4% वोट ज्यादा मिले। जबकि असली में कितने ज्यादा मिले, 122 वोट ज्यादा मिले। असली में कितने मिले, 122 वोट ज्यादा मिले। वो किसके बराबर है, 4% के बराबर है आपका 122, 122। तो आपसे क्या पूछा है कि कितने वोट्स विनिंग कैंडिडेट को मिले। विनिंग कैंडिडेट को 52% मिले, 4% की वैल्यू 122 है, तो 52% की वैल्यू आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 को अपॉन में करो, मल्टीप्लाई कर लो 52 से, ऐसे कैंसिल कर लो, 4 1 4, 4 3 12, 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आखिरी में 6 आना चाहिए हमारे आंसर में। दो में आ गया 6, सोल्व कर लेते। 13 2 26, 13 26 28, 1586, 1586 आंसर हो जाएगा। तो कभी कभार ऐसा पूछ लेते कि बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछ लिया है तो 4% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनाया के पास 1 सेक ऑफ व्हीट, मतलब एक थैला है व्हीट का, उसने डिवाइड कर दिया इसको 4 इक्वल भाग में। ठीक है, एक थैला होगा उसके पास, उसने कितने भाग में डिवाइड कर दिया उसे, 7 भाग में। मतलब ऐसे ऐसे करते करते ऐसे 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 7 अलग अलग पार्ट उसने कर दिए। एंड फिल्स 4 पैकेट्स। देखो ये 7 भाग जो है, मतलब टोटल व्हीट होगा उसके पास कुछ ना कुछ, उसको अगर 7 भाग में डिवाइड कर रही है वो, तो एक पार्ट जो होगा इसका उसमें कितना व्हीट आएगा, 1/7 आएगा। तभी तो ऐसे 1/7, फिर दूसरे पार्ट में 1/7, तीसरे में 1/7, चौथे में 1/7, ऐसे मिलते मिलते 7 पार्ट जब होंगे इसके तो मिलके ये पूरा 1 व्हीट बन जाएगा। 1 व्हीट मतलब पूरा थैला बन जाएगा। थैले को उसने 7 भाग में डिवाइड कर दिया, तो हर एक भाग में कितना व्हीट आ रहा है, 1/7 आ रहा है। हर एक भाग में कितना व्हीट आ रहा है, 1/7 आ रहा है। अभी जो 1/7 व्हीट है, इसने क्या करा, इसको 4 पैकेट में भर दिया। मतलब पहले तो उसने 7 अलग अलग भाग बनाए, अब वो जो 7 अलग अलग भाग थे उसको उसने 4 पैकेट में भरा है। ठीक है, 4 पैकेट में, तो हर एक पैकेट में, मतलब ये जो पूरा 1/7 है इसको उसने कितने पैकेट में भरा है, 4 पैकेट में। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इससे, 4, मतलब ये क्या हो गया, 4/7 हो गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेक इज इन ईच पैकेट। हर पैकेट में जो आपका टोटल है उसका व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेक इज इन ईच पैकेट, पूरे सेक का हर पैकेट में कितना पार्ट रहेगा। तो देखो उसको कितने पैकेट में भरा उसने, 4 पैकेट में भरा। कितने पैकेट में भरा, 4 पैकेट में भरा। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/7, 1/7 आंसर आ जाएगा, 1/7 आंसर आ जाएगा। देखिए पहले क्या करा उसने, 7 भाग में डिवाइड करा, मतलब हर भाग में 1/7, 1/7 आ गया। फिर इसके 4 पैकेट बना दिए, मतलब टोटल कितना हो गया, 4/7 हो गया 4 पैकेट का। और 4 पैकेट में डिवाइड किया, मतलब टोटल व्हीट जो है उसको 4 भाग में कर दिया उसने, 4 पैकेट में कर दिया, मतलब टोटल उसका 4 हो गया, जिसमें से हर एक पैकेट में 4/7 है।
हर एक पैकेट में 4/7 है, टोटल आपका 4 वीट है, तो हर पैकेट का डिवाइडेड बाय टोटल इस तरीके से होता है, तो 1/7 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए एवरेज निकालना है, 5 नंबर है, कैसे निकालेंगे? हमने मान लिया कि इसका एवरेज 40 है, ठीक है। हम वापस पूरा टोटल करके डिवाइड नहीं करने वाले, हम फटाफट करेंगे। इसमें कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, इधर 5 ज्यादा है, इधर 10 कम है, इधर 25 ज्यादा है। 10 कम 10 ज्यादा तो कट ही जाएगा, 25 और 5 30, 30 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6, मतलब 40 से 6 और ज्यादा है, 40 से 6 और ज्यादा है, मतलब 46 हो गया आपका एवरेज। ये मैंने देखा था ये वाली मेथड भी कि आप ज्यादा ज्यादा वाला कर सकते हो। देखो इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे कोई मुझे फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, दोनों का माइनस कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते, देखो 3 4 7 का 36 में मल्टीप्लाई करते, कितना आ रहा है ये? 12492, 124.92, जिसमें से माइनस करना है 4.92। देखो 4.92, इधर भी 4.92, तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? ऊपर 120, ऊपर कितना बचेगा? 120। नीचे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 2 क्या, 4 2 8 9 9 4 36, वैसा के वैसा डबल आ जाएगा। तो 406.12 आएगा, तो 6.12 तो है ही सही यहाँ पे, तो बचेगा क्या अपॉन में? 400, 400, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 4 1 4 0, 3/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सीपी ऑफ 15 टेबल इक्वल है आपकी एसपी ऑफ 20 टेबल, मतलब सीपी मल्टीप्लाई 15 टेबल, 15 टेबल का सीपी बराबर है कितने टेबल के एसपी के? 20 टेबल के एसपी के। तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा, सीपी एसपी अपॉन में आ जाएगा। कितना बचेगा? ऊपर 20, नीचे 15, 5 3 15, 5 4 20। मतलब सीपी अगर 4 रुपए है तो एसपी 3 रुपए है। यहाँ पे क्या पूछा है? कितना परसेंटेज का लॉस हुआ, कितना परसेंटेज का लॉस हुआ? देखो 4 में खरीदा, 3 में बेच दिया, कितने का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। कितने पे? 4 पे, तो 1/4 क्या होता है? 25%, 25% का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोस आएगा, तो इसको करेक्ट किया था बट हुआ नहीं। तो यह क्या है? कोस है आपका। तो कोस x माइनस वाई आपको दे रखा है √3/2, कोस x माइनस वाई दे रखा है √3/2, और कोस x प्लस वाई दे रखा है 1/2। अब देखो √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? कोस 30 की होती है। √3 किसकी वैल्यू होती है? कोस 30 डिग्री की होती है। देखो कोस कोस कट जाएगा, बचेगा कितना? x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ऐसे ही कोस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की होती है। मतलब x प्लस वाई किसके बराबर है? आपका 60 डिग्री के बराबर है। x प्लस वाई 60 है, x माइनस वाई 30 है। यहाँ से x नहीं निकाल सकते आप, इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो। 60 + 30 90, 90 का आधा 45 डिग्री। देखो अगर आपको y निकालना होता तो इसका इसमें माइनस करके आधा कर दो, मतलब 60 - 30 30, 30 का आधा 15, तो y आ जाता है यहाँ पे 15 डिग्री। तभी तो देखो x प्लस वाई मतलब 45 + 15 कितना हो जाएगा? 60, और x माइनस वाई 45 - 15 कितना हो जाएगा? 30। तो कभी भी ऐसा आ जाए कि x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, और x और y आपसे पूछा है, तो x क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, y क्या हो जाएगा? दोनों को घटा के आधा कर दो। तो हमसे क्या पूछा था? यहाँ पे x पूछा था, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 लोग किसी काम को x दिन में करते हैं, 12 लोग किसी काम को x दिन में करते हैं, तो 8 और ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं और वर्क 60 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो x की वैल्यू बताओ। 8 और लोग जुड़ गए, मतलब पहले 12 थे, 8 और जुड़ गए, 20 लोग उसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। को बताया था ये मेन मल्टीप्लाई आर मतलब मल्टीप्लाई डे इक्वल दूसरा जो भी है मेन मल्टीप्लाई आर, मतलब अगर इतने लोग इस काम को इतने दिन में कर रहे तो उतने लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 लोग x दिन में कर रहे हैं, 20 लोग 60 दिन में कर रहे हैं, दोनों को इक्वल कर दो। काम तो वही है, काम क्या होता है? कितने दिन में कर रहे, कितने लोग कर रहे, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 12 × 5 = 60, 25 = 100, x कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100 आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सॉलिड सिलेंडर विथ बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। देखो सिलेंडर है, मैंने जब सिलेंडर वाला टॉपिक पढ़ा तब बताया भी था, इसका जो ये सब क्या होता है, इधर भी सर्कल है, ऊपर एक नीचे भी सर्कल है, ये रेडियस है, ये हाइट है। सिलेंडर के वॉल्यूम का देखो, आप कभी भी किसी एक चीज को मेल्ट करके अगर दूसरा बना रहे हो तो आपको हमेशा उन दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देना है। ठीक है, एक चीज को अगर आप पिघला रहे हो और इससे कोई दूसरी चीज बना रहे हो, इसका वॉल्यूम थोड़ी खत्म होगा, मतलब इसका जो वजन होगा वो थोड़ी खत्म होगा, तो वो आपको हमेशा बराबर कर देना है। इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, वो बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो रेडियस अलग रहेगा तो उसको आपको आर नहीं लिखना है छोटा, वरना आप इधर से इधर कैंसिल कर दोगे, रेडियस अलग है, रेडियस ही आपसे पूछा है स्फीयर का, पाई से पाई तो कट जाएगा। एक मिनट, ठीक है, देखो सॉलिड सिलेंडर जिसका बेस रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आर की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई हाइट दे रखी है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 9 हो गया, इक्वल 4/3 आर का क्यूब, यही तो आपको निकालना है यहाँ पे, जिसको कैंसिल नहीं करना है। 4 9 जा 36, ये क्या बन गया 9 9 जा 81, और डिवाइड का 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का 3 इक्वल आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई यहाँ से 81 मल्टीप्लाई 3 मतलब 243। आर क्यूब कितना आ गया यहाँ से 243, आर क्यूब कितना आ गया यहाँ से 243। अब देखो क्यूब लगा है मतलब इधर के साइड तो क्यूब रूट आ जाएगा। 243 किसका क्यूब होता है, 243 किसका क्यूब होता है, मुझे तो नहीं लगता किसी का क्यूब होता है। देखो 243 होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होता है 243। तो यहाँ से क्यूब रूट लगाए मतलब अगर कोई नंबर अगर 3 बार मल्टीप्लाई है अंदर तो वो क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। जैसे स्क्वायर रूट में अगर अंदर 2 बार मल्टीप्लाई बाहर निकलता है, वैसे क्यूब रूट में अंदर जो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बार बन के बाहर निकल जाएगा वो। तो देखो 1 3 तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा क्यूब रूट में 3 3 जा 9 बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 3 क्यूब रूट 9, 3 क्यूब रूट 9, 3 क्यूब रूट 9 ये आंसर रहेगा इसका। वो मिस्टेक हो गई थोड़ा सा प्रिंटिंग में। किसको सोल्व करते, 3 1 जा 3, 3 + 1 4/3 प्लस 4 2 जा 8, 8 + 1 9/4 माइनस 1/4 माइनस 1/3। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या करना है, पहले /3 है, इन दोनों को साथ में सोल्व कर लो। 4/3 माइनस 1/3, बेस क्या है दोनों का सेम है, 4 में से 1 गया तो 3, 3/3 आ जाएगा ये तो, प्लस ये 9/4 1/4, बेस सेम है तो बेस एक बार लिखेंगे, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, 8 हो गया, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेन जा रहा है x to y, हमने पहले भी देखा था, एवरेज अगर स्पीड पूछे बोले कि इस स्पीड से गया था उस स्पीड से आया था, एवरेज बताओ, तो वहां पे क्या करना है 2s1 s2 अपॉन s1 + s2, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, एवरेज स्पीड का होता है 2s1 कितना है 20, s2 कितना है 25 अपॉन s1 + s2 मतलब 20 + 25 45। सोल्व कर लेना इसको, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, ऊपर कितना आ गया 200 और नीचे आ गया 9, 200/9 किलोमीटर पर आर स्पीड आ जाएगी। नहीं है ऑप्शन में, 200 बना लो इसको, 200/9 किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक रेशो दिया है आपको 4:7 और दूसरा रेशो दिया है 2:3। इसमें हम क्या जोड़े, देखो दोनों में सेम नंबर जोड़ना है आपको कि ये रेशो बन जाए। अब पहले आप अगर कंपेयर देखो इसको, तो 4 से छोटा है 2, 7 से छोटा है 3, तो आप एक काम करो पहले इस रेशो को बड़ा बना लो। रेशो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करे तो सेम ही होता है। देखो 2 का ही मल्टीप्लाई करूंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 2 जा 4, हम इसमें कुछ जोड़ रहे हैं फिर भी 4 ही आ रहा है तो नहीं होगा। काम करते 3 का मल्टीप्लाई कर लेते, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यहाँ बन गया 6 और यहाँ बन गया 9। तो रेशो में किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसमें 4 से कितना ज्यादा हो रहा है ये 2, 7 से कितना ज्यादा हो रहा 2, मतलब हमने इस रेशो में 2 2 जोड़ा तभी तो 6:9 बन गया आपका, मतलब 2:3 बन गया। क्या जोड़ा आपने 2 जोड़ा, दोनों में 2 आंसर आ जाएगा। देखो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर आपका इधर अलग हो, इधर 2 आ रहा हो इधर 3 आ रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, इधर आपने रेशो को मल्टीप्लाई किया
बट जब आपने देखा तो इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, तो अब क्या करें, तो आपको पहले दोनों को बराबर बना लेना है। कैसे बनाओगे बराबर, इधर 2 का मल्टीप्लाई करके, इधर 3 का मल्टीप्लाई करके, और वही मल्टीप्लाई आपको इसमें भी करना है, तो बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से 2। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।